ऑफिस में एक साथ दाखिल होते ही वो बहुत सी नज़रों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर गए थे। हेलो मिस्टर शहरियान एंड हाय मिसिस ब्यूटीफुल। बाकिर की आवाज़ पर वहाँ मौजूद सब लड़कियों ने जोहल को हसद की नज़र से देखा, जो एक खूबसूरत शख्स के साथ अंदर दाखिल हुई थी और दूसरे की तवज्जो पा रही थी। जोहल कैसी हो? मार्स की आवाज़ पर उसने नाराज़गी से उसे देखा। तुम कहाँ थे और कल पार्टी में क्यों नहीं आए? वो यार बस मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी मिसिस जोहल। मैंने जो प्रेजेंटेशन आपको दी थी वो मुझे चेक करवा लें। शहरियान की आवाज़ से वो लब भींच गई। जाओ जाओ, तुम्हारा बुलावा आ गया है। मुआज उसे छेड़कर खुद भी अपने काम में लग गया। वो अपने लैपटॉप में मसरूफ़ था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। कम इन। ये लो वो फाइल। वो फाइल उसके सामने रख गई, जिस पर उसने एक नज़र डालकर उसे उठा लिया। ये कंप्लीट नहीं है मिसिस जोहल। फाइल पर नज़र डालकर वो बिना चेक किए ही बोला था। कैसे? तुमने तो देखी भी नहीं है अभी। मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी शक्ल मुझे सब बता देती है। उसके चेहरे पर नज़र डाले वो कदम बढ़ाते हुए उसके करीब हुआ। हाँ, तो कल सारा टाइम पार्टी में गुजर गया। कैसे बनाती मैं? उसके करीब होने पर वो मिनमिनाई, जिस पर शहरियान के चेहरे पर नरमी छाई थी। कल ये प्रेजेंटेशन मुझे चाहिए, आज कंप्लीट कर लेना। उसकी नरमी पर उसने चेहरा उठाकर उसे देखा और अगले ही लम्हे उसका फ़ोन चीखा था, जिस पर जगमगाने वाले नाम ने शहरियान के चेहरे पर नरमी ख़त्म की थी। जी डैड, कैसे हैं आप? शहरियान के चेहरे पर नज़र दौड़ाई वो इतरा कर बोली, मैं बिल्कुल फिट हूँ बेटा। आई मिस यू टू डैड। बहुत जल्द आ रहा हूँ मैं पाकिस्तान, फिर अपनी बेटी से बहुत सी बातें करूँगा। अपना ख्याल रखना बेटा। सच्ची डैड, मैं वेट करूँगी आपका। वो एक्साइटेड सी बाहर भागी। उसके बाहर निकलते ही शहरियान ने अपना फ़ोन निकाला। हेलो, इब्राहिम शाह का पता लगाया? तुम्हें पता नहीं कितनी बड़ी खुशी दी आज तुमने मुझे। हेलो, इब्राहिम शाह का पता लग गया है? तुम्हें नहीं पता कितनी बड़ी खुशी दी है तुमने आज मुझे जोहल शाह। सो लगारी साहब, क्या सोचा है आपने? मीटिंग रूम में वो सब मौजूद थे जब शिफान ने गुफ्तगू का आगाज़ किया। वेल, शहरियान कहाँ है? आप शुरू करें लगारी साहब। उसकी आवाज़ पर सब उसकी जानिब मुतवज्जो हुए थे। मुझे लगता है हमें मलिक से डील खत्म कर देनी चाहिए। मुझे अंदाज़ा था लगारी साहब कि आप एक असूल पसंद और अमन पसंद शख्स हैं, लेकिन आप मुझे अच्छे से जानते हैं, मैं अपने उसूलों में किसी की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। मलिक ने हमसे डील की थी और अब ये डील किसी सूरत में ख़त्म नहीं होने दूँगा। लेकिन शाह, इससे सिर्फ हंगामा ही होगा। मलिक के बहुत ताल्लुकात हैं, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगा। बाकिर परेशान सा बोला, तुम शायद जानते नहीं हो मुझे। मलिक खुद हमसे दोबारा हाथ मिलाएगा, लेकिन कैसे? वो मेरा काम है। बोलते बोलते उसने बाकिर की जानिब देखा, जिसकी नज़रें जोहल पर थीं। मिसेस जोहल, आपकी प्रेजेंटेशन हो गई? जी, मैंने कंप्लीट कर ली है। खुद से या मुआज की हेल्प से? उसने आंखें छोटी किए उसे देखा। मैंने खुद कंप्लीट की है। वो एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोली। गुड, इंसान को अपना काम खुद ही करना चाहिए। सुनकर खुशी हुई, आपने कोई काम तो खुद किया। उसे सुलगाकर वो अपने कैबिन की तरफ बढ़ गया कि वो इतने लोगों में खुद की बेइज्जती पर सुर्ख चेहरा लिए खड़ी हुई। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तेज़ आवाज़ में गुर्राती वो उसके पीछे भागी थी। वो जोहल शहरियान की दोस्ती है तो इसलिए। सबकी अजीब नज़रों पर शिफान झट से बोला, क्या मुसीबत है तुम्हें? उसके कैबिन में आते ही उसने धार से दरवाज़ा बंद किया। क्या हुआ है बेबी गर्ल, इतनी भड़क क्यों रही हो? वो तपा देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला, क्यों तमाशा बनाया तुमने मेरा सबके सामने? वो उस पर झपटी थी। ओह, आराम से बेबी गर्ल, आज मैं तुम पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि आज मेरा एक बहुत ज़रूरी काम हो गया है। उसके हाथ अपने कॉलर से निकाल कर वो नीचे कर गया। मैं घर जा रही हूँ, अब मज़ीद मैं तुम्हारी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो जाओ, और अगर दिल करे तो 2-3 दिन की छुट्टी मज़ीद कर लेना, शायद तुम्हें ज़रूरत पड़े। शरारत से कहते वो वापस अपने काम में मसरूफ़ हुआ। हेलो जोहल, कहाँ हो तुम यार? गाड़ी में बैठते ही वो यशवा की कॉल अटेंड कर गई। घर जा रही हूँ, वो बेज़रर सी बोली। तुम सीधा हमारे फेवरेट कैफ़े आ जाओ, कॉफ़ी पियेंगे। आजिल और मैं तुम्हारा वेट कर रहे हैं। खैरियत तो है? तुम और आजिल अपनी डेट एंजॉय करो, मुझे क्यों बुला रहे हो? वो शरारत से बोली। शट अप, जल्दी पहुँचो। कुछ ही देर में वो कैफ़े पहुँच चुकी थी। नहीं, ये बताओ कौन सा शौक है तुम्हें मुझे कबाब में हड्डी बनाने का? शट अप, तुम्हें तो याद ही नहीं है हम। आजिल ने उसे झड़का। बस यार, काम बहुत करवाता है तुम्हारा दोस्त। कॉफ़ी पीने के बाद वो तीनों इकट्ठे जोहल के घर निकले। अस्सलाम वालेकुम। घर आते ही उसका सामना सामने खड़ी रहल से हुआ था।
कहाँ थी तुम, कितनी कॉल्स की मैंने तुम्हें। रहल स्पार्ट लहजे में उससे मुखातिब हुई। यार बस ये लोग, आया अब्बू की डेथ हो गई है जोहल। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले रहल चीखी के उसके अल्फाज पर जोहल बमुश्किल अपने कदम बरकरार रख पाई। युश्वा ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। क्या बकवास कर रही हो तुम, होश में भी तो हो, अभी तो डैड से बात, उनका मर्डर हुआ है। चुप कर जाओ रहल, क्या क्यों बोल रही हो ऐसे। मॉम मॉम कहाँ है आप, वो चीखती चिल्लाती आगे बढ़ी। युश्वा उसके पीछे भागी थी जबकि आजिल फौरन शहरियान का नंबर डायल कर गया। उठा यार शाह, मॉम ये क्या बोल रही है। जोहल उजड़ी हालत में बैठी हरीम बेगम के कदमों में बैठी थी। उनके नंबर से कॉल आई थी, किसी ने 3 गोलियां मारी हैं, बॉडी लेकर आ रहे हैं तुम्हारे चाचू। 3 गोलियां। ओ आराम से बेबी गर्ल, आज मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूंगा क्योंकि आज मेरा एक बहुत ज़रूरी काम हो गया है। चलो जाओ, और अगर दिल करे तो 2-3 दिन की छुट्टी मजीद कर लेना, शायद तुम्हें ज़रूरत पड़े। बहते आंसुओं के साथ एक झटके से वो खड़ी होती बाहर की तरफ बढ़ी। मेरे पीछे कोई नहीं आएगा। अपने पीछे आते आजिल को वार्न करती। सुर्ख आंखें लिए वो गाड़ी जन से भगा गई। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी शाह मेंशन के आगे रुकी। तेज तेज कदम बढ़ाती वो अंदर दाखिल हुई, जहां सामने आयशा बेगम मुलाजमा के साथ मसरूफ थी। उसे आता देख कुछ लम्हे तो वो हैरत में गूंग ही रह गई। वो किसी आंधी तूफान की तरह सीढ़ियां अबूर करती शहरियान के कमरे में गुम हो चुकी थी। वो उस वक्त पुरसकून सा बुक शेल्फ के पास खड़ा सिगरेट के कश लगा रहा था जब उसके कमरे का दरवाज़ा धाड़ से खुला था। व्हाट द, नागवार तासुरात लेकर वो जैसे ही पलटा, सामने से आते वजूद को देखकर उसकी जुबान के साथ साथ दिल भी रुक गया था। लेकिन अगले ही लम्हे वो मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ से होश की दुनिया में वापस आया। बहुत खुश हो गए ना तुम आज शहरियान शाह, उसके मुंह पर थप्पड़ मारे वो अब उसे गिरेबान से थाम गए कि उसकी हरकत पर शहरियान की आंखों में सुर्खी दौड़ी। हाउ डेयर यू, उसके हाथ झटकता वो गुर्राया था कि जहल ने फिर उसका जाके गिरेबान थाम लिया। बहुत खुश हो गए ना तुम मेरे बाप को मारकर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक जाओगे शहरियान। लानत है उस वक्त पर जब मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी। शहरियान शाह, तुम मेरी नफरत में इस हद तक आगे जाओगे मैंने कभी सोचा भी ना था। उसके सीने पर मुक्के मारती वो बिखरी सी हालत में चिल्लाती जा रही थी। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा, मैंने नहीं मारी गोलियां उसे। हाँ दुरुस्त है मेरा दिमाग, और तुम्हें कैसे मालूम कि डैड को गोलियां लगी हैं। 3-3 गोलियां मारी हैं मेरे डैड को, वैसे ही जैसे तुम्हारे डैड को 3 गोलियां मारी गई थी। तुम कहते थे ना पूरा बदला लूंगा। उसकी बात पर शहरियान की जुबान गुंग हुई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। उसे छोड़ती वो इधर उधर देखने लगी जब उसे सामने ही पड़ी गन नजर आई। मैं मार दूंगी तुम्हें, उस पर गन ताने वो दीवानों की तरह बोली थी। छोड़ो इसे पागल लड़की, दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा, हटाओ इसे, ये बच्चों के बस की बात नहीं है। वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ता हुआ आराम से बोला, पीछे रहो शहरियान शाह, वरना। उसके कदम खुद की तरफ बढ़ते देखकर वो हवास भागता होकर गन अपनी कनपटी पर रख गई, जिससे सही मायनों में शहरियान की जान हवा हुई थी। नीचे करो जोहल, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उसकी ज़रूरत तुम्हें नहीं पड़ेगी, मैं खुद को खुद शूट कर लूँगी। पीछे हटो तुम। अगर तुम्हें आज भी आई अगर तुम्हें आंच भी आई तो मैं जान से मार दूंगा तुम्हें तकलीफ देने का हक भी सिर्फ मेरा है। मैंने नहीं मारा तुम्हारे डैड को। इसे नीचे करो, चल जाएगी वो। मैं तुम्हारी वजह से जेल नहीं जाना चाहता। उसे बातों में उलझता देख वो लम्हे में उसके करीब होकर गन छीनता उसे दीवार से लगा गया। आर यू लॉस्ट? उसकी आंखों में आंखें गाड़े हुए वो गुर्राया था, तुमने मेरे बाप को मार दिया, तुमने मार दिया शहरियान शाह मेरे बाप को। जीत गए तुम। उस पर फिर से मुक्के बरसाती वो बेकाबू हुई जब किसी ने पीछे से आकर उसे थामा। छोड़ दो जहल, आजिल ने उसे कंधे से थामे पीछे किया। मेरे डैड को इसने, वो निढाल होती आजिल के बाजू में ही गिर गई। संभालो इसे। शहरियार ने एक नज़र आजिल और उस पर डाले, जेब से सिगरेट निकालकर स्टडी में घुस गया। आज बेशक उसका सबसे बड़ा दुश्मन मौत के घाट उतरा था, लेकिन उस लड़की को इस हालत में देखकर कहीं ना कहीं उसके अंदर के छुपे शहरियान को तकलीफ ज़रूर पहुंची थी, और वो भी बहुत बुरी तरह से। इब्राहिम साहब की वफ़ात को आज 4था दिन था। रहल के डैड बॉडी को पाकिस्तान ले आए थे।
اب भी सैयद हाउस में रहल के पेरेंट्स की मौजूदगी के बावजूद शोक का समा था। गहरी खामोशी में उसे तैयार सा सीढ़ियां उतरते देख सब उसकी जानिब मुतवज्जो हुए। कहाँ जा रही हो ज़ोहल? रहल ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा जो अब कदरे बेहतर हो चुकी थी। रिजाइन देने जा रही हूँ, स्पार्ट अंदाज में कहती वो जाने लगी जब रहल के अगले जुमले ने उसके कदम मुंजमद किए। ज़ोहल, तुम गलती कर रही हो। मुझे यकीन है शहरियान भाई ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने। भाई मत कहना अब तुम उसे, वो कुछ नहीं लगता हमारा। कातिल है वो तुम्हारे आया का और मेरे डैड का, समझी तुम? चिल्ला कर कहती वो तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। वो आज भी बेजारी से शीशे में एक नज़र नीचे आया। शहरियान, आयशा बेगम की आवाज़ पर उसने मोबाइल से नज़रें उठाकर उन्हें देखा। ज़ोहल से मुलाकात हुई तुम्हारी? कैसी है वो? मेरी उससे मुलाकात हो या नहीं, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्यों मतलब नहीं है मेरा कोई? बहू है वो मेरी। तुम्हारी वजह से मैंने पहली बार उसे इस हालत में देखा था। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम कर क्या रहे हो? वो ज़ोहल है शहरियान, तुम्हारी मोहब्बत, और तुम कैसे उसे तकलीफ़ पहुंचा सकते हो? तुमने इब्राहिम भाई को मार दिया। हाथ नहीं कांपे तुम्हारे? इनफ बोल लिया आपने, अब रास्ता छोड़े मेरा, और आइंदा फजूल बातों के लिए मेरा रास्ता मत रोकिएगा। उनकी बात बीच में काटता वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। ज़ोहल की हालत ने उसे भी कहीं ना कहीं तकलीफ दी थी। ऊपर से उसकी इतने दिनों की गैर मौजूदगी ने उसे मजीद चिड़चिड़ा कर दिया था। ऑफिस में दाखिल होते ही वो उसे सामने मास के साथ बैठी नजर आई। उसका हाथ मास के हाथ में देखकर उसकी पेशानी पर बेशुमार बल पड़े थे। उसके आते ही सब एहतराम में खड़े हुए, सिवाय उसे एक लड़की के। वो कभी उसके दिल पर राज किया करती थी। मिसेस ज़ोहल, मेरे कैबिन में आइए। उसे उंगली से इशारा किए वो अपने कैबिन में घूम गया। कुछ ही देर में कैबिन का दरवाज़ा धाड़ से बंद हुआ, जिस पर बिना तासुर लिए लैपटॉप में ही मसरूफ़ रहा। वो जानता था ये वही है। यू आर फायर्ड। उसके दाखिल होते ही वो स्पार्ट अंदाज में बोला, ये पकड़, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। वो रोब से उसके सामने एक लेटर फेंक गई। ओके, आप जा सकती हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि मैंने फायर किया है आपको। तुम ज़ोहल को फायर कर ही नहीं सकते शाह। बाकिर की आवाज़ पर उन दोनों ने चौंक कर उसे देखा। इस कंपनी में हमारे भी कुछ शेयर्स हैं शाह साहब, तो इतना हक तो मैं भी रखता हूँ कि किसी को अपने लिए अपॉइंट कर लूँ। मिसेस ज़ोहल आज से मेरी सेक्रेटरी हैं। उसके अल्फाज पर ज़ोहल ने चेहरा घुमाकर उसे देखा जो अब सुर्ख था, जिसे देखकर उसके अंदर सुकून उतरा। ओके मिस्टर बाकिर, जैसे आप कहें। बाकिर को मुस्कुराकर कहती वो बाहर की जानिब बढ़ गई। आई होप तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके जाने के बाद बाकिर उससे मुखातिब हुआ, ये बात मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम सबको बताओ कि आज शाम 5 बजे बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसमें मलिक भी होगा। ओके बॉस, बाकिर मुस्कुराकर कहता बाहर निकला, जबकि वो अब गहरी सोच में डूबा था। बट डैड, मैं इतने दिन तक पाकिस्तान नहीं रह सकता। आप जानते हैं मुझे यहाँ काम होते हैं। वो बज़िद था। ओ कम शाह, मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम एक बार वहाँ गए तो फिर खुद मुझसे कुछ दिन मज़ीद रुकने की फरमाइश करोगे वहाँ। वैसे भी शिफान भी तो है और आजिल भी, और अगर तुम्हें कोई काम आ भी गया तो तुम्हारे लिए वापस जाना कौन सा मुश्किल है। वो दोनों उस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद थे। सिकंदर साहब आए तो आप अपनी डील देखने के लिए थे, लेकिन मुझे साथ ले जाएंगे ये डील नहीं हुई थी। शहरियान ने मसनूई नाराज़गी से उन्हें देखा था। तुम्हारा बाप हूँ, कुछ तो हक रखता हूँ ना। पाकिस्तान आए उन्हें तीसरा दिन था जब सिकंदर साहब के एक दोस्त ने उन्हें दावत दी थी। आप नहीं जा रही अम्मा? वो काले कुर्ते पाजामे में फ्रेश सा बाहर निकला आया जब भी अम्मा जाए नमाज पर बैठी नजर आई। नहीं बेटा, मेरी उम्र थोड़ी है कहीं आने जाने की, तुम लोग जाओ। अरे क्या हो गया आपकी उम्र को? आपकी उम्र है ही कितनी? मुझसे 2 साल ही छोटी होंगी आप। शहरियान की बात पर बी अम्मा के साथ साथ बाहर से आते सिकंदर शाह का भी कहकहा गूंजा था। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए रामेन का ध्यान रख लेगी। तुम रेडी हो तो चलें? जी चलें। वो सभी अब इब्राहिम साहब के ड्राइंग रूम में मौजूद थे। इब्राहिम साहब और सिकंदर शाह माफिया वर्ल्ड के जाने माने डॉन थे। इब्राहिम साहब तो कुछ ही अरसे में माफिया वर्ल्ड को खुदा हाफिज कह चुके थे। इसके बावजूद उनकी दोस्ती सिकंदर शाह से अब तक उतनी ही गहरी थी जितनी उस जमाने में जब ये दोनों साथ मिलकर लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाते थे। आपने क्यों छोड़ दिया माफिया वर्ल्ड को? शहरियान उनसे मुखातिब हुआ था। बस बेटा, जब बेटियां हो जाती हैं तो बड़े बड़े डॉन भी डर जाते हैं। वैसे तो ज़ोहल भी मेरा बेटा है। इब्राहिम शाह मुस्कुरा कर बोले।
मीटिंग रूम में मलिक और उसकी बेटी इनाया समेत सभी लोग मौजूद थे। हमें ये डील मंजूर है शाह साहब। अना की बात पर वो सभी हैरान हुए थे। बट इतने हंगामे के बाद यूं एकदम से अपना फैसला बदल लेना। लगारी साहब ने अपना खदशा जाहिर किया था। अरे लगारी साहब, आप आम खाएं, गुठलियां क्यों गिनते हैं? मलिक ने हंसकर जवाब दिया। मीटिंग खत्म होते ही सब बाहर निकल गए। सो मीट यू सून मिस्टर शाह। अना ने आगे हाथ बढ़ाया और जिस पर अपना सामान समेटती जहल ने कनखियों से उसे देखा था। लगता है आपका जाने का मूड नहीं है मिसेस जोहल। उसके जाते ही वो उससे मुखातिब हुआ। तुमसे मतलब? उसे खूंखार नजरों से घूरती वो बाहर की जानिब बढ़ी जब शहरियान ने झटके से उसे करीब किया था। मेरे ऑफिस में आकर तुम मेरे ही पार्टनर्स को मेरे खिलाफ कर रही हो बेबी गर्ल। पहले शिफान और अब ये बाकिर। वो उसे एक हाथ से जकड़े हुए बोला था। छोड़ो मुझे लोफर कहीं के। वो उसकी गिरफ्त में मछली सी थी। क्या हो गया है? शोहर हूं मैं तुम्हारा, दूसरों की बारी तो तुम ऐसे नहीं भागती। उसकी आंखों में आंखें गाड़े वो घुर्राया। बदकिस्मती से तुम नाम के शोहर हो सिर्फ मेरे। बहुत जल्द मैं तुमसे ये रिश्ता भी खत्म कर लूंगी और आइंदा दूर रहकर बात करना। उसका बाजू एक झटके से मोड़कर उसकी गिरफ्त से निकलती वो शेरनी की तरह बाहर निकली थी। बेबी गर्ल, बहुत तेज हो गई हो तुम। कहाँ थी जोहल? वो रात के तकरीबन 12 बजे घर लौटी थी जब रहल उसे अपने इंतजार में बैठी मिली डैड के पास। उसके जुमले ने रहल के पास बोलने को अल्फाज नहीं छोड़े थे। खाना खाओगी? नहीं। सो जाओ तुम भी, कल मुलाकात होती है। उससे कहकर वो सीधा रूम में आई और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। कुछ देर में ही वो फ्रेश सी ब्लैक स्लीपिंग सूट पहने बाहर आई और सामने बैठे वजूद को देखते ही उसकी एक जोरदार चीख कमरे में गूंजी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होश की दुनिया में लौटते ही वो उसके सर हुई थी। आराम से बेबी गर्ल, तुम तो इतनी एक्साइटेड हो गई। अपने अंदाज से वो उसे मजीद सुलगा गया। दफा हो जाओ यहाँ से शहरियान शाह, वरना। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही शहरियान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए थे। वरना? चंद कदम का फासला तय करके वो उसके करीब हुआ। वरना मैं जॉन से मार दूंगी तुम्हें। उसके करीब होते ही जोहल ने कदम पीछे लिए कि उसकी कमर दीवार से लगी थी। मारो फिर। उसके अतराफ में अपने बाजू टिकाए वो गंभीर लहजे में बोला। तुमने ड्रिंक की है? जोहल ने हैरत से उसे देखा था। इसमें इतनी हैरत की क्या बात है? हाँ खैर, तुम्हारे लिए ये कौन सी बड़ी बात है? तुम तो लोगों की जिंदगियों से इतने आराम से खेल लेते हो। वो जहर खान हुई थी। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता बेबी गर्ल। गंभीर लहजे में कहता वो उस पर झुका के जोहल ने एक झटके से उसे पीछे धक्का दिया। क्यों आए हो तुम यहाँ? अब के वो पूरी कुव्वत से चिल्लाई। तुम्हें बताने के जितना तुम मुझसे भागोगी उतना ही मुझे उकसाओगी। मैं शहरियान शाह हूँ जोहल शाह। तुम जो चाहोगी मैं हमेशा उसका उलट ही तुम्हें दूंगा। वो फिर से उसे करीब किए घुर्राया। तुम भी ये मत भूलो कि मैं जोहल शाह हूँ। तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी। मेरी नहीं, हमारी। अपने अपने एक ही जुमले से वो उसे आग बगूला छोड़कर खुद खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। मेरी जान का अजाब हो तुम शहरियान शाह। उसके जाते ही वो चिल्लाई थी कि उसकी बात पर कहीं दूर से उसके दिल की आवाज़ आई थी। और कभी यही शख्स तुम्हारी जान हुआ करता था जोहल शाह। सुबह बजते अलार्म से बमुश्किल वो अपनी आंखें खोल पाई थी। आंखें खुलते ही उसे कल का वाकया याद आया। वो उसके घर तक आ सकता था। उसे ये तवक्को कम से कम शहरियान से तो नहीं थी, लेकिन शायद यही अब उनकी जिंदगियों का मकसद था। एक दूसरे को हर वक्त चिढ़ाना, एक दूसरे की तवक्को से बढ़ जाना। उनकी दुश्मनी में भी एक मिठास सी थी जिसे वो दोनों चाह कर भी खत्म नहीं कर पाए थे। रात सब खैरियत थी ना जोहल? नाश्ते की टेबल पर रहल ने आम से अंदाज में उससे सवाल किया। हाँ, क्यों? रात तुम्हारे रूम से तुम्हारे चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे तुम किसी को डांट रही हो। रहल ने कंधे उचकाए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? यह हमेशा की तरह खुद से बातें कर रही होगी। अब तो गुस्सा भी करना शुरू हो गई है। वाह! आजिल की आवाज़ पर इतने दिनों बाद सैयद हाउस में कहकहू की आवाज़ गूंजी थी। ए शट अप, मैं बस थोड़ा डिस्टर्ब थी। जोहल मसनूई गुस्से से बोली। हाँ, अच्छा छोड़ो, खैर तुम रेडी हो जाओ। किस खुशी में? उसकी बात पर वो अबरू उचका गई। यूनिवर्सिटी की जानिब से ट्रिप जा रहा है मरी, और मैंने तुम्हारा और रहल का नाम लिखवा दिया है। चलो शाबाश, रेडी हो। वो नाश्ते के साथ इंसाफ करता मसरूफ सा बोला। व्हाट? और रहल जानती थी? वो एकदम एक्साइटेड हुई थी, लेकिन अगले ही लम्हे उसे अपने कुछ दिन पहले हुए डैड की मौत याद आई। मैं नहीं जा सकती। डैड को गए दिन ही कितने हुए हैं जो तुम। भाई साहब के बाद मुझे तुम बिल्कुल पागल होती नजर आ रही हो जोहल। इसलिए मैंने ही रहल और तुम्हारा नाम आजिल को कहा था। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही रहल के डैड ने अपनी बात शुरू की थी, लेकिन चाचू
کچھ نہیں زحل، میں جانتا ہوں یہ آسان نہیں ہے، لیکن تم تو میری اور بھائی کی سب سے اسٹرانگ بیٹی ہو، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا بیٹا۔ تمہارے چاچو ٹھیک کہہ رہے ہیں زحل، تم جاؤ تاکہ تھوڑا مائنڈ فریش ہو۔ پردے کے پیچھے سے حریم بیگم کی آواز گونجی، لیکن موم ایسے تو آپ سب اکیلے ہو جائیں گے۔ اس نے ایک اور خدشہ پیش کیا، کوئی اکیلا نہیں ہے، میں ہوں، بی جان ہے، تمہارے چاچو ہیں، سب تو ہیں۔ اب کی بار رحل کی موم نے بات میں حصہ ڈالا۔ اوف، اوکے اوکے، سبھی پیچھے پڑ گئے ہیں، اتنا تنگ تو کیا بھی نہیں میں نے آپ لوگوں کو۔ زحل نے ہتھیار ڈالے تھے، جس پر ایک بار پھر سب کا کہا گونجا۔ چلو میں باقی سر کو انفارم کر دوں، اور رحل تم سے میں بعد میں نپٹتی ہوں۔ ایک نظر رحل کو گھورتی وہ اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ جاؤ رحل، تم بھی ہیلپ کراؤ زحل کی۔ جی ڈیڈ۔ ان کی بات پر وہ اٹھ کر زحل کے پیچھے گئی۔ عازل ان دونوں کے جانے کے بعد عابد صاحب سے مخاطب ہوا۔ جی انکل۔ بیٹا تم نے شہریان کو کہہ دیا ہے نا؟ یاد رکھنا یہ ٹرپ ہم نے صرف ان دونوں کے لیے ارینج کیا ہے، یہ دونوں تو بیوقوف ہیں، غلط فہمیوں میں اپنا رشتہ خراب کر دیں گے، یہ میری طرف سے ان کو آخری موقع ہے۔ اگر یہ اب بھی اس رشتے کو نہیں سمجھتے تو میں خود یہ رشتہ ختم کرواؤں گا۔ عابد صاحب پرسوچ سے بولے تھے۔ جی انکل، میں ایک بار پھر کال کرتا ہوں اسے۔ رات کے نشے کے باعث وہ اب بھی گہری نیند میں تھا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ تیسری بیل پر وہ ناگواری سے کال اٹینڈ کر گیا۔ بھونکیے۔ کال اٹینڈ کرتے ہی وہ بھاری آواز میں بولا، کمینے کبھی تو تمیز سے بات کر لیا کر، اور ٹائم دیکھ 8 بج گئے ہیں، کب اٹھے گا تو؟ کیوں، تو نے میری ٹیک کیئر کا ذمہ لے لیا ہے کیا؟ وہ اب دھیما سا مسکرایا۔ یار تجھے میں نے بولا تو تھا میرے ساتھ مری جا رہے ہو تم اور شفان۔ وہ اب مدعے پر آیا، جانتا تھا وہ کبھی بھی بحث میں اس سے نہیں جیت پائے گا۔ ہاں میں نہیں جا رہا، اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ یار چلنا، تمہاری بھی میٹنگ ہے وہاں، ویسے بھی اتنے دن ہو گئے ہم تینوں کہیں نہیں گئے ساتھ، میں بتا رہا ہوں تم لوگ نہیں گئے تو کبھی بات نہیں کروں گا تم دونوں سے۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا، تجھے پتہ ہے شفان بالکل ٹھیک کہتا ہے، تو لڑکا غلطی سے بن گیا، ورنہ بس تیرے اندر ایک باجی ہی ہے۔ اس کی بات پر شہریان تپا دینے والے انداز میں کہتا کال رکھ گیا کہ دوسری طرف وہ پیر پٹک کر رہ گیا۔ تجھے تو زحل ہی سیدھا کرے گی شاہ صاحب۔ رات کے تقریباً 9 بجے وہ اب یونیورسٹی کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ کیسا ٹرپ ہے جس میں صرف اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں، اور وہ بھی 20 صرف؟ یار یہ سیم کے گروپ کا پلان تھا، اور تمہیں تو پتہ ہے یونیورسٹی میں بہت کم لوگ سیم کو پسند کرتے ہیں، اس لیے رش کم ہے، اور یہ اچھی بات ہی تو ہے۔ یوشپا نے اس کی ٹینشن دور کی۔ چلو یار بس آ گئی۔ عازل کی آواز پر اس نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ بس کدو، تمہیں پتہ ہے نا میں بس میں نہیں جا سکتی، میرا سانس رکتا ہے، وہ غصے سے چلائی۔ یار یونیورسٹی کا ٹرپ ہے، بس ہی جائے گی نا؟ تم ایسا کرو، وہ سامنے ایک کار ہے، اس میں جا کر بیٹھ جاؤ، میں اس گاڑی میں جا رہا ہوں، ہم کار میں چلتے ہیں۔ ہاں تو یشفا اور رحل کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں نا؟ وہ جھٹ سے بولی۔ نہیں، یشفا اور رحل بس میں جائیں گی، ورنہ سیم برا مان جائے گا، اس نے بہانہ لگایا۔ اوکے آ جاؤ۔ وہ اپنا سامان اٹھاتی سامنے موجود کالے رنگ کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بس آگے بڑھ گئی تھی۔ کہاں رہ گیا یہ کدو؟ سیٹ پر آنکھیں موندے وہ گھرائی جب گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ سیٹ بیلٹ باندھ لو، اس کی آواز سے وہ سیٹ پر اچھلی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا مطلب ہے مس، آپ میری کار میں بیٹھ کر مجھ سے ہی سوال کر رہی ہیں؟ شہریان اسے تپانے کو بولا۔ تمہاری کار؟ عازل کہاں ہے؟ عازل جا چکا ہے، اس کے ساتھ شفان بھی، اینڈ یو نو واٹ، یہاں پر دونوں اکیلے ہیں ہم بالکل۔ وہ گمبھیر لہجے میں کہدا اس کے بے حد قریب ہوتا، خود سے سیٹ بیلٹ باندھ گیا اس کی۔ عازل میں چھوڑوں گی نہیں تم سب کو۔ وہ اب پاگل سی ہوئی تھی، اتنا لمبا راستہ کیسے وہ اس بورنگ شخص کے ساتھ گزارتی؟ ریلیکس، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں میں، اتنا بھی برا نہیں ہوں میں، اتنا بھی برا ٹیسٹ نہیں ہے میرا۔ گاڑی سٹارٹ کرتا وہ اسے مزید تپا آ گیا۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، اس پر جھپٹی تھی۔ آرام سے بیبی گرل، ابھی تمہاری وجہ سے ہم دونوں اپنے اپنے ڈیڈ کے پاس پہنچ جاتے۔ پاگل لڑکی، کیا چاہتی ہو، میں ٹیسٹ کروں تمہیں؟ اپنے کہے ہر لفظ سے وہ اسے مزید جلا رہا تھا۔ شہریان شاہ اس کے بازو پر لاتعداد مکے مارتی ہوئی وہ گہرے گہرے سانس بھرے سیٹ سے ٹیک لگا گئی۔ اسے سانس لینے میں اکثر ہی دشواری ہو جاتی تھی، یہ مسئلہ بھی اسے اس ظالم شاہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب بھی اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوئی۔ شیشہ کھولو، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ اگر تمہیں لگتا ہے تم اس کھڑکی سے کود کر جاؤ گی تو بتا دوں، ایسے صرف تمہاری ٹانگیں ٹوٹیں گی۔ ونڈو نیچے کرو شہریان، مجھے سانس نہیں آ رہا۔ اب کہ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ اور چہرے پر نمی دیکھ کر شہریان نے تیزی سے گردن گھما کر اور لمحہ ضائع کیے بغیر اس کی ونڈو اوپن کی تھی۔ ریلیکس، آرام سے سانس لو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے
लहजे को काफी हद तक नॉर्मल रखे बोला। कुछ ही पल में वो नॉर्मल हुई। बेबी गर्ल, तुम तो अभी से वीक पड़ गई। उसे नॉर्मल होते देख वो फिर से चोट कर गया। प्लीज शहरियान, मुझे मजीद तंग मत करो, मुझे कोई बहस नहीं करनी अभी। उसके कहने पर उसने एक नज़र उस पर डाली जो अब भी आंखें मूंदे हुए थी। ब्लैक पैंट पर येलो टी शर्ट और गले में मफलर पहने वो बालों को जूड़े में बांध कर उस वक्त सादगी में भी बहुत प्यारी लग रही थी। यह आज 6 साल में पहली बार था जब उसने उस लड़की को गौर से देखा था। कितना बदल गई थी वो। मासूमियत की जगह अब संजीदगी ले चुकी थी। रात के 11 बजे उसने कार पेट्रोल पंप पर रोकी, जिसके साथ ही एक छोटा सा ढाबा भी था। गाड़ी रुकने पर वो आंखें खोल गई। कुछ खाना है? उसकी हालत देखकर वो नरमी से बोला, जिस पर जोहल नफी में सर हिला गई। तुम यहाँ बैठो, मैं आया। उसे कहकर वो गाड़ी से निकल गया। कुछ देर बाद वो कोल्ड ड्रिंक्स, लेज और चॉकलेट्स लेकर उसके आगे रख गया। मुझे नहीं चाहिए ये सब। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, गाड़ी की विंडो नॉक हुई। एक शख्स चाय का कप लिए खड़ा था। जो शहरियान ने ही मंगवाई थी। वो चाय का एक कप उसे थमा गया, जिसे वो फौरन थाम गई। उसकी नज़र में चाय को इनकार करना किसी बेवकूफ़ का ही काम होगा। वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। 15 मिनट भी नहीं गुजरे थे जब जोहल एक चिप्स का पैकेट खोले मज़े से उसे खाने में मसरूफ़ हुई। उसकी हरकत पर वो मध्यम सा मुस्कुराता म्यूज़िक ऑन कर गया था।